हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फाइनल सी के एफआर सब्जेक्ट से जो केस सिनेरियोज करा रहा हूँ। आज स्टार्ट करते केस सिनेरियो 23। व्हाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, X2 Building and Company Limited charged certain expense as finance cost. While preparing the annual financial statements for the year ended 31/3/X3, the management discovered that these expenses should have been classified. These expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost. तो हमने क्या किया? हमने X2 के अकाउंटिंग में हमने जब X2 का अकाउंटिंग किया, ये हमारा 31/3/X2 वाला ईयर है। तो जब X2 का अकाउंटिंग किया तो हमने कुछ एक्सपेंसेस को हमने फाइनेंस कॉस्ट बता दिया है, जबकि क्वेश्चन में लिखा गया कि दीज एक्सपेंसेस शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज अदर एक्सपेंसेस। और ये कब पता चला हमें? X3 में। तो यहाँ पे फिर हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया तो हमसे कुछ मिस्टेक हुई, कुछ एरर हुई है। ओके, द एरर अकर्ड बिकॉज द मैनेजमेंट इनएडवर्टेंटली मिसइंटरप्रेटेड सर्टेन फैक्ट्स। The management restated the comparative amount for the prior period presented, that is for the year ended 31st March X2. फाइन, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे हमसे प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमने जो चीजें फाइनेंस कॉस्ट दिखानी थी उसे अदर एक्सपेंस दिखा दिया, और वो हमें पता चला X3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एरर है कि हमने एक्सपेंस को रॉन्ग हेड में दिखा दिया। सी, एक्सपेंस को हम जब रॉन्ग हेड में दिखाते हैं, मतलब रिकग्निशन में मिस्टेक हो, प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हो, या किसी फाइनेंशियल एलिमेंट्स के डिस्क्लोजर में मिस्टेक हो, ये सब हम एरर मानते हैं। तो ये भी एक रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो गया है, तो ये एरर है। और एरर हमें कब पता चला? नेक्स्ट ईयर X3 में पता चला। तो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो ये एरर होगा। अब क्योंकि ये एरर है तो एज पर इंड AS 8 हम क्या करते हैं? हमें इसे रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है। हमें इसे रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है। प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली। तो हम पीछे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगे और हमें यहाँ पे हम इसे रिस्टेट करेंगे। जो हम कंपेरेटिव बताते हैं हमें वो रिस्टेट करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। और सेकंड थिंग, अब हम आते हैं नंबर ऑफ बैलेंस शीट्स में। देखिए, हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ का देना होता है, वो कंपलसरी है, बैलेंस शीट जाएगा। सेकंड, हमें यहाँ पे देना होता है ये डेट पे 31/3/X2 पे। देखिए, पहला जाएगा 31/3/X3 फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड 31/3/X2। अब हमें क्या यहाँ का भी बैलेंस शीट देना है? मतलब 1/4/X1, क्या हमें थर्ड बैलेंस शीट देना पड़ेगा? वो भी 1/4/X1 का। तो उसमें एज पर इंड AS 1 हमारे प्रोविजंस क्या है कि अगर हमसे हम जब कोई चीज रिस्टेट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी या एरर की वजह से, हमें रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और वो एडजस्टमेंट की वजह से उसका इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे अगर कोई इम्पैक्ट है, तो हमें थर्ड बैलेंस शीट देना पड़ेगा। पर इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एरर हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है। अगर ये एरर पीछे के कोई ईयर में होता, फॉर एग्जांपल X1 वाले ईयर में होता, तो फिर हमें थर्ड बैलेंस शीट यानी ये डेट का 1/4/X1 के डेट का बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता। पर यहाँ पे हमारा एरर 1/4/X1 को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा कोई एरर नहीं है जो 1/4/X1 के फिगर्स को चेंज कर रहा है। हम 31/3/X2 के फिगर्स को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमें थर्ड बैलेंस शीट देना कंपलसरी नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए MCQ में आते हैं। Would the error of classifying certain other expenses instead of finance cost in the comparative amount be considered as correction of an error? Would the entity need to present a third balance sheet? तो देखिए, थर्ड बैलेंस शीट तो जरूरत नहीं है। और ये जो हमसे मिस्टेक हुई क्लासिफिकेशन में, हमने रॉन्ग एरर दिखा दिया है, रॉन्ग जगह पे दिखा दिया एक्सपेंस को, तो वो हमारा एरर है। तो पहला है reclassification of previous year number is permissible in case of both balance sheet should be and is not considered as an error. Not considered as an error, wrong, ये error है। Next, reclassification shall be considered as an error, and in case of an error it is mandatory to present a third balance sheet at the beginning of the period. तो बिल्कुल नहीं, ये कंपल्सरी नहीं होता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर वो 1/4/X1 के फिगर्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो हमें थर्ड बैलेंस शीट देना है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ईयर नंबर्स शैल बी कंसिडर्ड, इस रिक्लासिफिकेशन को हम एरर मानेंगे, यस करेक्ट है। And since the retrospective statement of P&L has no impact on the information in balance sheet at the beginning of the preceding year, मतलब 1/4/X1 में
जो फिगर्स है उसमें कहीं भी इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हमारा इंडेस 8 एंड इंडेस 1 के कनेक्टेड था, दो इंडेस कवर थे। चलिए अब हम आते हैं बिजनेस, ये नेक्स्ट वन जो है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। 103, on 15 November, Building and Company Limited acquired Concrete Mixtures Private Limited for a purchase consideration of 10 crores। फाइन, नॉर्मल है, हमने किसी कंपनी को 10 crores में खरीदा। Concrete Mixture Limited is in the process of setting up a plant to make a ready mixed concrete and expects the plant to become operational by 30th April। वो जो कंपनी है अक्वायरी जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ प्लांट, वो अपना एक प्लांट रेडी कर रहे हैं जो अप्रैल X3 यानी एक मंथ में ऑपरेशनल हो जाएगा। अदर देन द प्लांट इन कंस्ट्रक्शन देयर आर नो अदर ऑपरेशंस इन द कंक्रीट मिक्सचर्स प्राइवेट लिमिटेड। फाइन, और कोई इन्होंने कंस्ट्रक्शन या और कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं किया, विच मीन्स ये एक न्यू कंपनी है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है और वो जस्ट अपने प्लांट को सेटअप कर रहे हैं, और ऐसे कंपनी को हमने टेक ओवर किया है। तो इससे कनेक्टेड एमसीक्यू है, द सीएफओ ऑफ द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड यू टू इवैल्यूएट whether the acquisition of Concrete Mixture Private Limited will be covered in India's 103 business combination, or whether the under construction plant should be accounted for as an asset acquisition। मतलब हम इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन मानेंगे एसेट या फिर एसेट एक्विजिशन। व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसीडर इन योर इवैल्यूएशन। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 में क्या लिखा गया है, अगर बिजनेस मानना है तो उसके लिए इनपुट होना चाहिए उसके पास, प्रोसेस होना चाहिए, और आउटपुट आउटपुट होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं। और आउटपुट अगर एक्चुअली नहीं हो तो भी चलेगा, बट इट शुड बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। आउटपुट ऐसा नहीं है जरूरी कि अभी होना ही चाहिए, आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर वो कंपनी केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट तो हम इसे बिजनेस कॉम्बिनेशन मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसिडर इन योर इवैल्यूएशन। पहला, वेदर कॉन्क्रीट मिक्सचर प्राइवेट लिमिटेड हैज बिगन प्लांट प्रिंसिपल एक्टिविटीज और परसुइंग अ प्लान। तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई ये प्लान एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है कि ये इज परसुइंग अ प्लान टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो हमारे केस में तो ये अभी अभी आउटपुट बनाने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है, क्योंकि प्लांट अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। पर हमें ये फैक्टर कंसिडर करना होता है कि ये चेक करने के लिए कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है कि नहीं। Will the entity be able to obtain access to customer? Yes, ये भी देखना होता है, that will purchase the output। मतलब कंपनी कंपनी क्या कंपनी के पास भले अभी कस्टमर्स नहीं है, लेकिन क्या कस्टमर्स होंगे, आने वाले हैं टू परचेज द आउटपुट, तो यस ये भी कंसिडर करना होता है। और वेदर कंपनी हैज एम्प्लॉइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या कंपनी का एम्प्लॉइज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क है, एंड अदर इनपुट्स एंड प्रोसेसेस दैट कुड बी अप्लाइड टू दोज इनपुट्स। तो हमें ये सब देखना होता है। हमें देखना होता है कि क्या कंपनी ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया है या वो जस्ट एक प्लान कर रहा है टू प्रोड्यूस आउटपुट, क्या उसके पास कस्टमर्स है या केपेबल ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर्स है कि नहीं, क्या उनके पास एम्प्लॉइज है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि नहीं, अदर इनपुट्स एंड प्रोसेस है कि नहीं। ये सब देखना होता है, क्योंकि अगर ये सब होंगे तो ही हम उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन मानेंगे। अब इस एमसीक्यू में हमें ये नहीं बताना है कि ये कंपनी है क्या नहीं है बिजनेस कॉम्बिनेशन, हमें खाली देखना है कि क्या फैक्टर्स हम जनरली कंसिडर करते हैं इन असेसिंग वेदर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है क्या एसेट एक्विजिशन। चलिए थर्ड केस पे आते हैं। ये हमारा इंड एस 23 से कनेक्टेड है। बोरिंग कॉस्ट, बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड हैज टेकन लोन ऑफ 15 लाख यूएसडी एज ऑन 1 अप्रैल X2। देखिए हमने 1 अप्रैल X2 में 15 लैक्स का लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैब्रिकेशन प्लांट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। और ये हमने 6% इंटरेस्ट पे लोन लिया है, एंड पर एनम पेएबल ऑन एनुअल बेसिस। ऑन 1/4/X2 द एक्सचेंज रेट बिटवीन दीज करेंसीज वाज 72। इस डेट पे हमारा एक्सचेंज रेट 72 है। और आगे ईयर एंड में क्या है, द एक्सचेंज रेट ऑन द रिपोर्टिंग डेट, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट 76 है। The corresponding amount could have been borrowed by Building and Company Limited from an Indian bank in rupee at a rate of 11%। हमने 11% पे लोन इंडिया से ले सकते थे अगर हमने
इंडिया से लोन लिया होता तो 11% पे मिल सकता था। दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली पूछेंगे क्या कि कितना इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ द फॉरेन करेंसी बोरिंग ऑब्टेन्ड बाय बिल्डिंग इन कंपनी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिकेशन प्लांट? Assume eligibility conditions related to capitalization of borrowing cost are met. ओके, बाकी एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है दैट मींस वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए और वो 12 मंथ से ज्यादा टाइम लेना चाहिए, वो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। हमें जस्ट बोरिंग कॉस्ट हम कितना कैपिटलाइज करेंगे वो देखना है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। ये हमारा डेटा है, ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। अब देखते हैं इसमें एज पर इंडिया 23 हम कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो डॉलर लोन है उस पे हम क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पहले वो देखते हैं। तो हमारा डॉलर लोन है 15 lakhs, तो 15 लाख डॉलर, उस पे हम 6% इंटरेस्ट पे करेंगे। और उस पे ये हमारा डॉलर में इंटरेस्ट है। और उस पे हम जब परचेज करेंगे उतने डॉलर्स, तो हम ईयर एंड में परचेज करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमें ईयर एंड में पे करना है। तो हम 76 रुपीज से परचेज करेंगे। आई होप ये ओके। हम 15 लाख डॉलर्स हमने लोन लिया है, उस पे हमें 6% इंटरेस्ट पे करना है, विच मीन्स $90,000। और कब पे करना है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के एंड ऑफ द ईयर? तो हमें एंड ऑफ द ईयर पे करना है इंटरेस्ट, तो इसीलिए 76 रेट से कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा रुपी में 68,40,000, ये हमारा इतना रुपये ऑफ इंटरेस्ट हम एक्चुअली पे करेंगे, जो डेफिनेटली हम कैपिटलाइज करेंगे। ये तो कैपिटलाइज हम करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हम एक्चुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। चलिए आगे जाते हैं। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमने इंडिया से लोन लिया होता, अगर हमने इंडिया से लोन लिया होता तो उस सिनेरियो में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता वो देखते हैं। अगर इंडिया से लोन लिया होता तो उस सिनेरियो में हम कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। तो देखो, अगर हमने इंडिया से लोन लिया होता तो 15 लाख रुपीज का जो लोन है वो हमने लिया होता। कब लिया होता? ऑब्वियसली हमने लोन फर्स्ट 4x2 पे लिया होता। तो हम क्या एक्सचेंज रेट से देखते हैं? 72। मतलब एक्चुअली जो एक्सचेंज रेट है वो 72 है। विच मीन्स 15 lakhs पे इंटू 72 रेट अप्लाई करेंगे तो हमें 108 million आ रहा है। एंड तो उतना लोन लिया होता, वो अमाउंट पे हमने इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो है आई थिंक 11%। यस, हमने 11% इंटरेस्ट रेट दिया होता, ये रेट दिया होता, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आता? 1,18,80,000, 1,18,80,000। विच मीन्स अगर हमने इंडिया से लोन लिया होता तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता। कितना ज्यादा? 50,40,000। तो इसका मतलब हमने फॉरेन से लोन लिया तो ये अमाउंट हमारा सेव हो गया। इसे हम सेविंग्स बोल सकते हैं कि हमने फॉरेन से लोन लिया तो हमें 6% इंटरेस्ट पे करना है। हमने इंडिया से लिया होता तो 11% इंटरेस्ट पे करना होता। तो हम फॉरेन पे डॉलर लोन पे हम कम इंटरेस्ट पे करें और इंडिया के लोन पे हम ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, तो 50,40,000 हमारा सेविंग्स हो गया। फाइन। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि भाई सेविंग्स हो गया। पर अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, हम जब फॉरेन से लोन लेते हैं तो एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। मतलब कि अगर हम इंडिया से लोन लेते हैं तो क्या हमारा प्रिंसिपल बढ़ता, प्रिंसिपल पेमेंट? तो ऑब्वियसली नो। इंडिया से लोन लेंगे तो प्रिंसिपल क्यों बढ़ेगा? हाँ, इंटरेस्ट नहीं पे करो तो वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एज सच क्या नॉर्मली अगर हम हमारे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रिंसिपल बढ़ सकता है अगर हमने इंडिया से लोन लिया होता तो ऑब्वियसली नो। लेकिन इस केस में क्योंकि हम फॉरेन से लोन ले रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल पेमेंट भी बढ़ेगा ना। प्रिंसिपल हमारा 15 lakhs है, तो उस पे हमने 72 पे लोन लिया था और अब रेट हो गया है 76 ईयर एंड में। विच मीन्स 60 lakhs हमारा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। ये प्रॉपर्ली समझो। क्योंकि हमने फॉरेन से लोन लिया तो हमारा प्रिंसिपल में भी वेरिएशन आ रहा है। तो हमने जो लोन 72 में लिया था, आज वो 76 हो गया ईयर एंड में। तो हमें 4 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है ऑन प्रिंसिपल ऑन 15 lakhs। तो 60 lakhs का तो वो एडिशनल लाइबिलिटी हो गया है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड, एज पर इंडेक्स 23,
तुम जो बोल रहे हो ना कि हमारा सेविंग्स हुआ है, तो ये सेविंग्स नहीं है। तुमने इंटरेस्ट में सेव कर दिया, लेकिन फिर एक बड़ा फिगर, बड़ा लॉस हुआ है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के फॉर्म में। तो तुम जो सेविंग्स बोल रहे हो ना, वो सेविंग्स नहीं है। टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, जो हमारा सेविंग्स है एज पर स्टैंडर्ड, वो हमारा कॉस्ट है, वो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है। और रिमेनिंग को हम, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 9,60,000, हम इसे प्रॉपर जेन्युइन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मानेंगे। क्योंकि हमने फॉरेन से लोन लिया, तो एक फायदा हुआ, इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। पर एट द सेम टाइम हम इंडिया से अगर लोन लेते हैं, तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, 50,40,000। तो जो हमारा सेविंग्स हुआ है, तो एक्चुअली वो सेविंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरेन से लोन लेने की वजह से नो डाउट इंटरेस्ट पेमेंट सेव हुआ है, लेकिन फिर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा टोटल लॉस भी तो बढ़ रहा है। तो ये जो 60 लाख का लॉस है, उसमें से टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, ये जो 50 लाख सेविंग्स है, हम इसे इंटरेस्ट मानेंगे। हम इसे इंटरेस्ट मानेंगे। और एज पर, और पहली बात तो हम इसे इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट मानेंगे। और एज पर इंडेस 23 हम इसे कैपिटलाइज करेंगे। क्योंकि क्योंकि हमारे बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो हम ये कैपिटलाइज करेंगे। और ये जो बैलेंस बचा है, इसका ट्रीटमेंट होगा एज पर इंड एएस 21। ये हमारा नॉर्मल एक्सचेंज फ्लक्चुएशन माना जाएगा। आई होप ये ओके है। तो हम क्या चीज हम कैपिटलाइज करेंगे? हम फाइनली दो चीजें कैपिटलाइज करेंगे। एक, 68,40,000 जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। और दूसरा जो सेविंग्स है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का, वो पार्ट जो सेविंग्स है। अब सेकंड थिंग, सपोज अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ये 50 lakhs होता, तो हम सेविंग्स में कितना लेते हैं? 50 lakhs ही लेते हैं, क्योंकि जब फ्लक्चुएशन जो लॉस हुआ है वो 50 lakhs ही है। तो हम टू दैट एक्सटेंट ही हम कैपिटलाइज कर पाएंगे। इन शॉर्ट, अगर मैं ये बोलूं कि हम कितना कैपिटलाइज करेंगे, जो हम डॉलर लोन पे हमने जो इंटरेस्ट पे किया है, डॉलर लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया है वो, और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का वो वाला हिस्सा जो विच इज टुवर्ड्स सेविंग्स। या मैं ये बोलूंगा कि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में जो लॉस हुआ है वो, एंड जो मेरा सेविंग्स है, इन दोनों में से जो लोअर है, तो इसे भी हम कैपिटलाइज करेंगे, एंड इसे भी हम कैपिटलाइज करेंगे। तो हमारे सोल्यूशन में, हमारे क्वेश्चन में, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 68,40,000। ये है 68,40,000। और जो सेकंड पार्ट है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एंड सेविंग विच एवर इज लोअर, वो है 50,40,000। वो है 50,40,000। हम इन दोनों को हम कैपिटलाइज करेंगे। तो ये ऐड कर लेते हैं, 6840 प्लस 50,40,000, to 1,18,80,000। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। हम इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, 1,18,80,000। चलिए, ये वाला आई होप ये क्लियर हो गया केस सिनेरियो। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। केस सिनेरियो 24, ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। क्लासिफिकेशन इसमें डेट और इक्विटी का क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है। इंडेक्स 32 पे बेस्ड है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन इंडेक्स 32 पे बेस्ड है। देखिए, एकदम सिंपल लॉजिक होता है। हम कब, एज पर इंडेक्स 32, हम जनरली कब बोलेंगे कि भाई ये हमारा लाइबिलिटी है या ये हमारा इक्विटी है? लाइबिलिटी या डेट कब माना जाएगा? जब देर इज अ ऑब्लिगेशन, व्हेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश। जब हमें कैश पे करने का ऑब्लिगेशन है, मतलब जहां पे हम मना नहीं कर सकते हैं, हम मना नहीं कर सकेंगे, हमें देना ही होगा कैश। तो उस सिनेरियो में हम बोलते हैं कि भाई इट इज क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी। ओके, चलिए देखते हैं। SEL whose functional currency is engaged, whose functional currency is FC, is engaged in the business of manufacturing various items from metals. It prepares its financial statements as per Ind AS. It is considering raising funds for the expansion of its production capacity. However, its debt equity ratio is under pressure. It has the following options before it. Fine. छोटा सा क्वेश्चन है, हमें खाली ये क्लासिफाई करना है। दोनों क्वेश्चन में यही पूछा कि वेदर दिस इज कैन बी क्लासिफाइड एज, और इसमें भी क्लासिफिकेशन ही पूछा है। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट वन। SEL इश्यूज 6% क्यूमुलेटिव, यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्यूमुलेटिव है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है विद डिस्क्रिशनरी डिविडेंड। देखिए, सबसे पहले तो ये नॉन रिडीमेबल है,
इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर्स का वो देना जरूरी नहीं है, वो नॉन रिडीमेबल है, मतलब देना ही नहीं है हमें। ओके। और व्हाट अबाउट डिविडेंड? देखिए प्रेफरेंस शेयर से कनेक्टेड दो चीजें होती है, प्रेफरेंस शेयर से कनेक्टेड दो चीजें होती है, एक होता है उसका प्रिंसिपल, उसका कैपिटल अमाउंट, और दूसरा होता है उसका डिविडेंड। तो क्या प्रिंसिपल देना जरूरी है इस केस में? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि नहीं, देना जरूरी नहीं है। इट इश्यूज 6% क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल, तो यहाँ पे हमें कैश नहीं देना है। विद डिस्क्रिशनरी डिविडेंड, तो डिविडेंड भी देना कंपलसरी नहीं है, कंपनी के पास डिस्क्रिशन है। दैट आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। The directors of SEL can decide at each period and whether and to the extent to which a dividend will be paid on the preference share. The terms of the preference share provide that if no dividend is paid on the preference share, then no dividend is paid on ordinary shares. फाइन। देखिए, इसमें इस सिनेरियो में हमें प्रिंसिपल देना कंपलसरी नहीं है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है, मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि देना है कि नहीं देना है। फिर सी इन दिस सिनेरियो हम इसे क्या मानेंगे? हम इसे इक्विटी मानेंगे, क्योंकि नथिंग इज कंपलसरी, तो ये जो है वो इक्विटी कैटेगरी ले लेगा। अच्छा, पास्ट में हमने डिविडेंड दिया है क्या नहीं दिया है, फ्यूचर में हमारे पास देने का कैपेसिटी है क्या नहीं है, ये सब फैक्टर्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। द फैक्ट दैट कंपनी के पास डिस्क्रिशन है, दैट इज इनफ टू डिसाइड कि ये हम इक्विटी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। तो ये होगा इक्विटी इन इट्स एंटायरिटी, तो फर्स्ट सिनेरियो में हम इक्विटी ही मानेंगे। सेकंड, एसएल इश्यूज डिस्क्रिशनरी, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन रिडीमेबल, अगेन ये इसमें भी सेम है। देखिए प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो नॉन रिडीमेबल है, मतलब हमें पैसे नहीं देने। दैट आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, दैट आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, मतलब अगेन इसमें डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है, इसमें डिविडेंड डिस्क्रिशनरी है। तो क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? तो नहीं कंपलसरी है। इसमें भी सेम सिनेरियो है। The directors of SAL can decide at each period and whether and to what extent a dividend will be paid on the preference shares. The payment of dividend on shares on SAL ordinary shares is also discretionary. The terms of the preference share provided if dividend is to be paid on SAL's ordinary share, then dividend must be paid on preference share. Fine. इसमें अगर इक्विटी को देंगे तो प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, पर दैट इज इमटेरियल, क्योंकि अगेन ये डिस्क्रिशनरी है। इक्विटी का डिविडेंड भी डिस्क्रिशनरी है और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी डिस्क्रिशनरी है। तो अगेन ये इंस्ट्रूमेंट हम एंटायरली इसे इक्विटी ही क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे मनी, इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। इक्विटी इन इट्स एंटायरिटी। चलिए ये भी ओके। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, केस सिनेरियो 25 कवर करते हैं। SCL, whose functional currency is FC, is engaged in the business of manufacturing various items from metals and prepares its financial statements as per Ind AS. As per Ind AS. It is considering raising funds, ये सब जनरल पैराग्राफ है, हम यहां से आते हैं। SCL issues non-redeemable fixed cumulative mandatory dividend, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि मैंडेटरी है, डिविडेंड पेमेंट इस बार मैंडेटरी है, और ये प्रिंसिपल नॉन रिडीमेबल है। तो देखिए ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका जो प्रिंसिपल है वो हमें, वो नॉन रिडीमेबल है, तो वो कैश में नहीं पे करना है, तो वो कैश नहीं पे करना है, तो वहां पे देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे मनी। लेकिन जो डिविडेंड है वो मैंडेटरी है, मैंडेटरी डिविडेंड, तो ये कंपलसरी है पेमेंट करना। विच मीन्स प्रिंसिपल देना कंपलसरी नहीं है, तो ये इक्विटी हो गया टाइप्स, और ये देना कंपलसरी है तो ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। इन शॉर्ट ऐसे चीज जहां पे इक्विटी भी है लाइबिलिटी भी है, हम उसे बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Any dividend may be declared, but only if dividend of the same amounts are declared on the other class of shares. Again, यहाँ पे मैंडेटरी डिविडेंड है तो हमें और कोई फैक्टर देखेंगे, देयर इज नो नीड टू सी एनी अदर फैक्टर्स, क्योंकि डिविडेंड मैंडेटरी है। तो हम इसे क्या क्लासिफाई करेंगे? शुड बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम इसे क्लियरली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मानेंगे। आगे जाते हैं। सेकंड केस, SCL issues 2000 convertible bonds with a 3-year term at a face value of FC 1000। हम 2000 बॉन्ड इशू कर रहे हैं जिसका वैल्यू 1000 है। 2000 इंटू 1000 मतलब टोटल वैल्यू हो गया है 20 lakhs। हम इतना इशू कर रहे हैं विद अ टोटल प्रोसीड्स ऑफ 2 million। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, इंटरेस्ट हमें एनुअली देना है 6% पर एनम। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल
at the holder's discretion at any time up to maturity into 250 shares. और एंड में हमें प्रिंसिपल को कैश में नहीं पे करना है, हम इट इज कन्वर्टेबल इनटू एट द होल्डर्स डिस्क्रिशन, एट द होल्डर्स डिस्क्रिशन, होल्डर के डिस्क्रिशन पे है, at any time up to maturity into 250 shares when the bonds are issued. The market interest rate for similar debt instrument without the conversion option is 9%. Without the conversion option is 9%. फाइन, तो ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम दो में ब्रेक करते हैं, डेट दैट इज लाइबिलिटी और इक्विटी। डेट क्या होता है? जहां पे हमारा कैश ऑब्लिगेशन है हम उसे डेट मानेंगे, जहां पे हमें हमारे पास एक ऑब्लिगेशन है कि हमें कैश देना है। तो अगर ये केस में देखेंगे तो इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली एट 6%, हमें 6% पे इंटरेस्ट देना है, एंड ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल एट द होल्डर्स डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे एक चीज समझो, जो ऑप्शन है, ऑप्शन टू कन्वर्ट शेयर, ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू शेयर्स, वो किसके पास है? वो होल्डर के पास है कि कंपनी के पास है? पहले वो देखो। अगर ऑप्शन होल्डर के पास है तो होल्डर अगर कैश मांगेगा तो कैश देंगे, शेयर्स मांगेगा तो शेयर्स देंगे। तो क्या हमारे पास कुछ भी ऑब्लिगेशन है या कुछ भी ऑप्शन है कि हम मना कर सके कैश पेमेंट? तो नहीं। तो इन दिस सिनेरियो अगर होल्डर कैश मांगेगा तो हमें कैश देना ही पड़ेगा। तो इन दिस सिनेरियो हम इस पोर्शन को हम लाइबिलिटी ही मानते हैं, हम डेट मानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन कंपनी के पास है तो फिर कंपनी जो प्लान कर रहा है, कंपनी को पता है ऑप्शन अगर कंपनी के पास है तो कंपनी को पता होगा कि कंपनी क्या देने वाला है, कैश देना है कि शेयर्स देना है। तो अगर कंपनी कैश देने वाला है तो हम उसे लाइबिलिटी मानेंगे, और कंपनी अगर शेयर्स देने वाला है तो उसको इक्विटी, उस पोर्शन को इक्विटी मानेंगे। आई होप ये ओके। पर हमारे करंट सिनेरियो में वो होल्डर के पास ऑप्शन है तो हमें उसे लाइबिलिटी मानना है, हमें ये सोचना है कि वो कैश मांगेगा। कंजर्वेटिज्म टाइप हो गया, क्योंकि देखो किसी भी लोग मतलब नो वन लाइक्स टू शेयर या पे कैश। अगर कोई मुझे बोलेगा कि शेयर देना पसंद है कि कैश देना पसंद है, तो जनरली हम शेयर ही मानेंगे। कैश देना किसको पसंद होता है? तो स्टैंडर्ड बोलता है तुम वही सोचो, नेगेटिव सोचो कि होल्डर कैश देगा और हम इसे लाइबिलिटी मानेंगे। चलिए, तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या कैश ऑब्लिगेशन है? एक तो हमें 20 लाख पे 6% इंटरेस्ट, 20 लाख पे 6% इंटरेस्ट एवरी ईयर देना है। दैट मीन्स हमें 1,20,000 का 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करना है एवरी ईयर, प्लस एंड में हमें 20 लाख का प्रिंसिपल रिपेमेंट भी करना है। चलिए, और इंटरेस्ट हम हर साल पे करेंगे। आई होप ये सबको बेसिक पता है कि हम 9% से फैक्टर निकालेंगे। तो इंटू पीवीआईएफए 1/1.09 इक्वल टू 1, 2 और 3, 3 साल का फैक्टर है 2.5129, और सेकंड 1/1.09, 1, 2, 3। तो इसका फैक्टर है 0.77218, 77218 2183। फाइन, बेसिकली जितने जीरो से मैंने उतने डेसिमल ले ली ताकि राउंडिंग ऑफ में इशू नहीं आए। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1,20,000 इंटू 2.3129 एंड 20 लाख इंटू 0.772183। ये टोटल मिलके हो गया 18,21,914। तो ये है हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट। और इक्विटी कंपोनेंट ऑलवेज बैलेंसिंग ही आता है, 1,78,086। तो ये है हमारा इक्विटी कंपोनेंट, ये इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा बैलेंसिंग। इक्विटी कंपोनेंट इज ऑलवेज बैलेंसिंग। तो हम जब इसका एंट्री पास करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 20 lakhs टू प्रेफरेंस शेयर्स, लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी कंपोनेंट जहां पे हम लाइबिलिटी को बताएंगे 18,21,914 और इक्विटी कंपोनेंट दिखेगा 1,78,086 रुपीज। आई होप ये ओके है। चलिए, तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सेकंड केस में पूछा है, इफ एससीएल issues 2,000 convertible bonds of FC 1,000 per bond assuming no transaction cost or initial recognition, there is no equity component। नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्विटी कंपोनेंट इज 151,878। तो यहाँ पे हमारा इक्विटी कंपोनेंट था 178 है, तो वो भी नहीं है। इक्विटी कंपोनेंट इज ये, एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। हमने कितना इशू किया था? 20 lakhs पे 6% हमें पे करना है, और 9% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 1/1.09, 1, 2, 3।
2.53129, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, 2.53 है, 2.53129 है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, इंटू 1,20,000, तो ये आ रहा है 303,755, और 1/1.09, 1, 2, 3 इंटू 20 lakhs अगर हम करेंगे तो 1544,366 दोनों मिलके आ रहा है 18, ये फिगर्स में थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया है, 18,48,122, और ये बैलेंसिंग 170 कितना आएगा, 20 लाख से माइनस करेंगे तो 151,878। ओके, चलिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था खाली फैक्टर लिखने में, 151,878, यस ये आंसर है हमारा इक्विटी, 151,878, तो दिस इज द आंसर, आंसर बी राइट है। चलिए थर्ड भी सिमिलर ही है, जैसे हमने सेकंड किया उसी तरीके से थर्ड भी है। कंपनी इश्यूज अ 2 year मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हमें एंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, मतलब हमें अभी हमें शेयर्स ही देना है एंड में, प्रिंसिपल जो है वहां पे शेयर्स देना है, हमें कैश नहीं देना है। द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स एसीएल टू मेक कैश कूपन पेमेंट ऑफ 50,000 ईच ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 and 2, 2 साल का है, एट द एंड ऑफ ईयर 2 द इंस्ट्रूमेंट विल बी मैंडेटली कन्वर्टेड इनटू 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। फाइन, तो देखिए हमने टोटल कितने पैसे दिए, 1 million, तो हमने टोटल 10 लाख रुपीज लिए हैं, और अगेन हम देखेंगे कि हमें ये कितना लाइबिलिटी है कितना इक्विटी है। लाइबिलिटी में क्या आएगा इस बार, ओनली ओनली इंटरेस्ट पेमेंट, जो कूपन पे करेंगे 50,000 सिर्फ वही आएगा, और 2 साल के लिए है, और इसका डिस्काउंटिंग रेट अगर हम देखेंगे तो नीचे क्वेश्चन में दिया गया 8%, 8%, तो चलिए डिस्काउंट करते हैं, तो हम 50,000 पे करेंगे एवरी ईयर, दैट इज फॉर 2 years, 1/1.08, 2 साल के लिए, तो 1 और 2 साल अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 1.78326, तो 50,000 इंटू 1.78326, तो ये हो गया हमारा 89,163, और इस बार जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो हमें कैश में नहीं देना है, उसका हमें शेयर्स ही देना है। फाइन, तो बैलेंसिंग कितना बचा, 9,10,837, और हम इसे इक्विटी मानेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यही पूछा इक्विटी कंपोनेंट, तो सी इज द आंसर, इक्विटी कंपोनेंट इज 910,837। आई होप ये क्लियर होगा कि ये समझ गया होगा। चलिए विद दिस आई स्टॉप द वीडियो, आगे के सिनेरियोज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलिए बाय।